नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा इंट्रो देना रहा हूं। जैसा कि अवधूत नगरी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं और हमारे लाइव क्लासेस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप दिए हुए रेफरेंस कोड का यूज करके फीस डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है, कुछ टॉपिक्स जो है उसके कुछ इस प्रकार है। पहला टॉपिक जो है हमारा ब्रोकन सिस्टम, दूसरा टॉपिक है अंटिल वैक्सीन, तीसरा है रीडिंग द रेन, चौथा है एक कमीशन मिसगाइडेड और पांचवा है ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस एंड द इंसॉल्वेंसी सिस्टम। कुछ टॉपिक्स इसमें द हिंदू के बाहर के हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज डेट है 5 अक्टूबर 2020 और फिर यहां से हम आज का जो टॉपिक्स है, फर्स्टली ब्रोकन सिस्टम, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रोकन सिस्टम ये टॉपिक, ये क्या है? ब्रोकन सिस्टम, ब्रोकन सिस्टम क्या है? हमारे मतलब यानी कि जो सिस्टम है, क्या हालत है, उस चीज को दर्शाता है, उस चीज के बारे में ये क्रिटिसाइज करता है। तो देखिए जैसा कि आपके सामने है, ब्रोकन सिस्टम क्या है? ब्रोकन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट आइडिया विच प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान हर किसी को प्रोवाइड करता है कि इज दैट सिटीजन विल बी अलाउड टू एक्सरसाइज देयर एजेंसी, कि हर सिटीजन को अपनी एजेंसी चलाने का पूरा अलाउ किया जाता है। नॉट ओनली इज पुलिस इंपॉर्टेंट, केवल कह रहा है कि पुलिस ही महत्वपूर्ण नहीं है टू इंश्योर जस्टिस, न्याय के लिए। इट हैज आल्सो बिकम द फॉलबैक ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट्स डीलिंग विद ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ द इमरजेंसी। मतलब ये गवर्नमेंट का, सरकार का भी काम है, सरकार के लिए भी इसे डील करने के लिए है कि किसी प्रकार की इमरजेंसी को वो किस प्रकार से डील करती है। अभी जस्ट में अभी कुछ दिन पहले इंसिडेंट आपने सुना होगा हाथरस का, हाथरस में, और फिर कुछ दिन पहले का सुशांत सिंह राजपूत का मामला, और ऐसे ही साथ कुलम टाउन का जो कस्टोडियल डेथ वाला मामला है। ये कुछ प्रकार के केसेस है जो बता रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के या पुलिस के फंक्शन को दिखा रहे हैं कि पुलिस के कामों में क्या कमी आ रही है, किस प्रकार से वो बिहेव कर रहे हैं, किस प्रकार से केस को टैकल कर रहे हैं, किस प्रकार से वो हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को हम कैसे, भाई कैसे हम इन चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं, या क्यों आ रही है सारी चीजें। इसका सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा जो रीजन है, वो ये है कि हर चीज जो है यहाँ पे क्रिमिनलाइज हो गई है। मतलब हर चीज में राजनीति, हर चीज जो भी अपराध है वो पॉलिटिक्स वाला हो गया है। जो अपराध है वो पॉलिटिक्स वाला हो गया, मतलब कोई भी कहीं भी आप ले लो, हर जगह पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और पॉलिटाइजेशन हो गया है। मींस क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने कोई काम कर दिया या आपसे कोई गलती हो गई और आप जेल में चले जाते हो, ठीक है, या कोई बंदा जेल में चला जाता है, आपने उसे किसी अपराध के लिए जेल में डलवा दिया, और अगर राजनेता से उसकी अच्छी जान पहचान है तो वो क्या करेगा, वहां से निकल आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? पॉलिटाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन। तो ये चीजें यहां पर बढ़ावा दे रही है क्रिमिनल को, ठीक है, अपराध तत्वों को बढ़ावा दे रही है। जब तक पॉलिटिक्स रहेगी, जब तक इसमें राजनीति रहेगी, जब तक ये खेल चलता रहेगा। देखिए इंडिया की पुलिस जो है वैसे इल इक्विपाइड है, मतलब उनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, जो सामान चाहिए उनकी कमी है, और कई बार वो इनह्यूमन कंडीशंस में भी काम करते हैं। आप मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, कई बार गवर्नमेंट क्या है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, जैसे ये एक जगह है और ये दूसरी जगह है, इन दोनों के बीच में सपोज कीजिए कि 500 किलोमीटर का रास्ता है, ये किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस ऑफिसर को यहां दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है 500 किलोमीटर तय करके। तो कई बार होता है कि गवर्नमेंट इसके लिए फीस भी नहीं पे करती है, पैसे भी पे नहीं करते हैं। तो ये बंदा कहां से मैनेज करेगा? अपना आउटपुट सोर्स देखेगा, रिश्वत लेगा या इधर उधर से कहीं। तो ये चीजें इन्हें क्रिमिनल्स बनाती है, ये चीजें भी इन्हें बढ़ावा देती है। तो ये चीजें गलत है और वो चीज नहीं है जो उसके पास होना चाहिए। दुश्मन के पास तो पता नहीं कितने बढ़िया शस्त्र है और इसके पास वही पुराना। तो ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि इंडिया की पुलिस जो है इल इक्विपाइड है। द स्टेटस ऑफ द पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, इंडिया रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो पोलिसिंग की रिपोर्ट है वो ये इशारा करता है कि नेशनल लेवल केवल 75.2% ही फुलफिल है, बाकी जो वैकेंट पड़ा है। और अगर यूपी जो हमारा सबसे बड़ा मतलब यानी कि काफी जाना माना एक स्टेट है, वहां पर ही टोटल 46.9% वैकेंसी ओनली फुलफिल है, बाकी जो है वो वैकेंट पड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं क्या कंडीशन होगी फिर हमारी।
इसमें देखिए क्या कह रहा है ये, द फिलिंग दीज रिसोर्सेज गैप, ये जो गैपिंग का रिसोर्सेज का जो गैप्स आ रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु इसके साथ ही पुलिस को छूट भी देनी चाहिए ताकि वो स्वतंत्रता रूप से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कोई काम कर रहे बेचारे सही से ईमानदारी से, लेकिन राजनेता का दबाव आ गया, भाई उसे छोड़ दो, तो क्या करेंगे बेचारे? छोड़ना पड़ेगा भाई, आगे से ऊपर से ऑर्डर आता है। आखिर इन्हें भी अपनी जॉब का खतरा होता है, इन्हें अपने भाई घर गृहस्थी चलानी है इन्हें भी, ठीक है। तो ये चीजें सोचकर ये लोग क्या कर देते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं, जो कि काफी गलत है। कह रहे मॉडिंगम ऑफ फेयरनेस इन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि किसी के अपॉइंटमेंट में और ट्रांसफर में ये भी सारे क्या है, इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस को मतलब यानी कि क्या, मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट कहीं और करवा दी, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका ट्रांसफर हटा दिया, यहां से करके दूसरी जगह कर दिया, तो ये क्या है, जहां काम कर रहे थे वहां से हटा के आपको ऐसी जगह पटक दिया जहां कोई मतलब यानी कि आपका हाथ पैर चलाने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन्स टू से दैट, इसका मतलब यही हुआ कि भाई आप जहां काम कर रहे थे वहां पे अब क्रिमिनल्स बढ़ेंगे, ठीक है, वहां अपराध बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा। तो ये भी इन चीजों को, क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। तो अपॉइंटमेंट और जो ट्रांसफर होना चाहिए ये अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल व्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द मैंस विल, आदमियों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करना चाहिए डेट हाउ ही वर्क, कि वो काम कैसा कर रहा है, एंड हाउ ही वांटेड टू वर्क, और वो काम कैसा करना चाहता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला जो है स्लाइड, इसमें क्या बताया गया, अंटिल वैक्सीन, जो कि हमारा अगला आज का टाइटल है, ठीक है। ये मतलब वैक्सीन मिलने तक, इसका मतलब ये है वैक्सीन मिलने तक। आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, एक पैंडेमिक चल रहा है, एक महामारी चल रही है, ठीक है। तो और अनलॉक 5 रेगुलेशंस भी अनाउंस हो चुका है, अनलॉक 5 की गाइडलाइंस भी आ चुकी है, और बताया जा चुका है कि क्या क्या चीजें ओपन रहेगी और क्या क्या चीजें बंद रहेगी। अकॉर्डिंग टू द अनलॉक 5, एजुकेशन सेंटर कैन आल्सो बी ओपन, बट इट इज डिपेंड ऑन द स्टेट डिसीजन। केंद्र ने तो ऑर्डर दे दिया है कि भाई एजुकेशन खोलो, एंटरटेनमेंट के सोर्सेज खोलो, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस करो, ठीक है, बट ये अलाउ आपको करेगा जब तक मतलब स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तब तक आप ये चीजें नहीं कर सकते, इस चीज का आप ध्यान रखना। एक जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो एवरेज है डेटा 60,000 पर, सॉरी ये गलत है, 60,000 आएगा, 60,000 पर डे के इंपैक्शन देखे जा रहे हैं, इंपैक्ट देखे जा रहे हैं कोरोना वायरस के। देखा जाए तो ठीक ठाक है, मतलब अगर एवरेज इतना है तो कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर मान लीजिए इस चीज पे हम क्या करते हैं, केयरलेस करने लग जाते हैं, हम लापरवाही बरतने लग जाते हैं, और ये किस चीज का नतीजा है, ये हमारे मार्च अप्रैल लॉकडाउन का और प्लस कुछ इस प्रकार के जो क्या कहते हैं प्रिवेंशन किए गए उन सब चीजों का, और फिर इकोनॉमी को अनलॉक करने के लिए इन्हें ओपन किया जा रहा है धीरे धीरे ताकि आर्थिक व्यवस्था खराब ना हो। तो अगर हम इसमें लापरवाही बरतने लगे तो सबसे पहले तो जो ट्रांसमिशन है वो कंटिन्यू हो जाएगा, जो आदान प्रदान है रोगाणुओं का संक्रमण का, वो धीरे धीरे एक से दूसरे में ट्रांसफर होने लग जाएगा, और स्लोइंग कम्युनिटी स्प्रेड इज बाउंड टू बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। कह रहे हैं कि जो स्लोइंग कम्युनिटी स्प्रेड है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और तेज गति से संक्रमित होने लग जाएगा कोई भी, ये चीज बताई जा रही है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो इन्फेक्शन है वो बच्चों में भी काफी ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है, और वो सेम एज ग्रुप में बहुत जल्दी बढ़ता है, मतलब एक बच्चे को हो गया तो उसी के एज ग्रुप में वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। अब जैसा कि अनलॉक 5 में गाइडलाइंस जो आई है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये एक तरह से अलर्टेशन है उनके लिए कि वो उन्हें अगर ये ओपन कर रहे हैं तो विद केयर इन सारी चीजों को ओपन करनी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों में बहुत तेज गति से ये चीजें फैलती है। एक तो बच्चे वैसे ही नहीं मानते बात किसी की, बच्चे घर में रुकना नहीं चाहते, बच्चे घर में वैसे रहना नहीं चाहिए, अपने दोस्तों से मिलना, खाना पीना, इधर उधर सारी चीजें, तो जो ट्रांसमिशन के जो चांसेस होते हैं छोटे बच्चों के ग्रुप में वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पोलाइटली, अब इन चीजों के लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, लोगों से पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई ये सब ऐसा करोगे आप तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, कृपया करके मास्क पहन के रहो, या इस टाइप की चीजें उन्हें आपको समझानी पड़ेगी, ठीक है।
सिनेमाज और मल्टीप्लेक्स को अलाउ किया गया ओपन करने के लिए 50% कैपेसिटी के साथ। देखिए सिनेमाज और मल्टीप्लेक्स भी एक्चुअली बात की जाए, खैर देखो कई के इनकम ऑफ सोर्स यही चीजें है, जैसे स्कूल्स भी है, ये है, सिनेमाज है, काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगर ये बंद रहेंगे तो कब तक उनका या घर का खर्चा कैसे चलेगा, मानता हूँ। लेकिन ये चीज वो है जहाँ ग्रुप में लोग आते हैं, जहाँ पे मतलब यानी कि खैर अगर केयर की जाए तो ये चीजों से बचा जा सकता है, लेकिन अगर केयरलेस हो जाए हम वहां पे, तो जो ट्रांसमिशन के जो चांसेस होते हैं वो इतने ज्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, इतने ज्यादा मतलब बढ़ जाते हैं कि वो सपोज कीजिए अगर 5 आदमियों को भी अगर एक दिन में कम से कम मान लीजिए एक बार के मल्टीप्लेक्स में एक कोई मूवी लगी हुई है और उस समय 100 बंदे वहां पर एंट्री ले रहे हैं और उस 100 बंदों में से सपोज कीजिए 2 के ही है, वो उस चेयर्स पे बैठे, काउंटर पे गए, ठीक है, वहां पे कुछ लिया खाने पीने को रिफ्रेशमेंट के लिए, फिर उसके बाद बैठ गए, फिर उसके बाद अगले जो मान लीजिए कोई दूसरा शो स्टार्ट हो रहा है वो बंदे आके उसी चेयर पे बैठ गए, तो वो हो गए ना, इन्फेक्ट हो गए। और इसके बाद वो घर जाएंगे तो आप सोचिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होने में कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये बताया गया है कि मल्टीप्लेक्स को भी ओपन करने की अनुमति दे दी गई है 50% कैपेसिटी के साथ। Government has implemented massive recovery rates from the infection. It has failed to standardize testing. कई जगह गवर्नमेंट जो है टेस्टिंग करने में फेल हो चुकी है, वहां पे वो इक्विपमेंट या वो चीजें नहीं हो पा रही है, ठीक है। और एक चीज और बताई गई है कि हर सिटीजन का एक एफर्ट होना चाहिए कि कोविड-19 जो है उसे खत्म, मतलब यानी कि कोविड-19 को कैसे भी खत्म करना है। और वो खत्म कब होगा? जब तक ये वैक्सीन, अनटिल वैक्सीन का मतलब इस टाइटल का नाम ही है, जब तक वैक्सीन ना बन जाए तब तक। और सिर्फ बनने तक की बात नहीं, केवल यही गोल हमारा नहीं है, हमारा गोल है किसी की हेल्थ को प्रिजर्व करना। और कैसे? जब तक ये मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बन जाएगा, या मान लीजिए बन गई, बनने के बाद प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब तक घर घर दवाई नहीं पहुंचेगी, मतलब जिनको इनकी जरूरत है, जब तक उनके पास ये दवाइयां नहीं पहुंचेगी, ये वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, जब तक हमारा गोल अचीव नहीं होगा। ये इस चीज को आप ध्यान रखें। अगला है रीडिंग इन द रेन। रीडिंग इन रेन यहाँ पे ये नहीं कि बारिश में पढ़े, ये मीन्स नहीं है। मीन्स है बरसात के बारे में, मॉनसून के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है, कि मॉनसून क्या है क्या नहीं। देखिए जैसा कि रिसेंट साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो कि जून से सितंबर का था, एंडेड विद 8.7% कम्युलेटिव रेनफॉल सरप्लस वोल्कन, पूरे देश में मतलब यानी कि इतना रेनफॉल, कम्युलेटिव रेनफॉल देखा गया, ठीक है, जो कि काफी अच्छा है एक तरह से। लेकिन एक चीज है, इस साल अगर देखा जाए 10.4% सरप्लस 2019 में, जो कि फर्स्ट टाइम जो 1958 और 1959 में देखा गया था, और जो कि किसानों के लिए काफी अच्छी बात है। और उनकी पैदावार भी पिछले साल आप देख सकते हैं कि काफी ग्रोथ भी थी, ठीक है। तो ये जो मानसून आ रहा है, जो जून सितंबर में जो अभी मानसून एंड हुआ है, आपने देखा कितने भयंकर मतलब आपकी बार बारिश हुई है, ठीक है। तो ये जो मानसून एकदम से आया इतना जोर से, तो वो एक्चुअली है क्या? एक लानीना इफेक्ट होता है, ठीक है, लानीना इफेक्ट। तो ये लानीना इफेक्ट पहले तो है क्या? तो लानीना कंडीशन या लानीनो कंडीशन क्या है? एक्चुअली है क्या, मानसून का जो रुख तय करने वाली समुद्री एक घटना है। इसमें क्या है, एल नीनो जो है लानीनो के एक तरह से विपरीत होता है। और इसमें एल नीनो को हम छोटी बच्ची के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लिटिल गर्ल के नाम से जानते हैं। एल नीनो में जो होता है समुद्री सतह गर्म होता है, और वही लानीनो में क्या होता है, समुद्री सतह का जो तापमान होता है बहुत कम होता है। यूं बात करें तो सामान्य प्रक्रिया के तहत, जो सामान्य प्रक्रिया के तहत पेरू तट की जो समुद्री सतह होती है वो ठंडी होती है। और लेकिन यही घटना जब आपकी वहां पे यही घटना जब आपकी काफी देर तक रहती है वहीं पे, तो तापमान में क्या होता है, एकदम से गिरावट आ जाती है। और जब तापमान में एकदम से गिरावट आती है तो इसको लानीनो कहा जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल से अगर जानना है तो जियोग्राफी का एक लेक्चर है एल नीनो इफेक्ट का, वहां पे आप इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो उसी में ला नीनो में क्या होता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में अत्यधिक वर्षा होने से पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी कम हो जाएगा। तो यह घटना जो होती है एल नीनो के बाद घटित होती है। और इस प्रकार मतलब एल नीनो की तुलना में जो विषुवतीय प्रशांत में गर्म समुद्री तापमान से युक्त होता है, वह विषुवतीय प्रशांत में ठंडे समुद्री तापमान की विशेषता से युक्त होते हैं। और
बात करें तो लानीनो जो है एलनीनो की तुलना में आधा होता है। तो जो आज जो या जून सितंबर में जो बारिश हुई है वो ज्यादातर लानीनो इफेक्ट के कारण ही मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपली पुट द रेन्स कुड गॉड्स कुड नॉट हैव बी काइंडर। ये माना जा रहा है कि भगवान तो खैर इतने दयालु नहीं हो सकते, लेकिन ए मिड ऑफ द इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ डिवेस्टेशन रोड। तो एक तरफ तो नोवल कोरोना वायरस चल रहा है और दूसरी तरफ मतलब यानी कि इतनी आपदा, इतनी बारिश, कई बार इतना तूफान, कई जगह बाढ़, तो ये भी चीज इसमें देखेंगे। ठीक है, द फार्म सेक्टर, ये फार्म है FARM, द फार्म सेक्टर है सिंस द अक्टूबर दिसंबर 2019, अक्टूबर दिसंबर 2019 तक अगर फार्म के सेक्टर को देखा जाए तो पैंडेमिक से पहले जो उनकी स्थिति काफी अच्छी थी, पैंडेमिक से पहले काफी अच्छी थी। और रिचार्ज सिस्टम बात की जाए तो उस समय पानी का जो मतलब यानी कि दिसंबर 19 की बात करें तो पहले जो है ग्राउंड वाटर टेबल तो बढ़ा ही था, उसके कारण हुआ था क्या 14.1% मोर बारिश हुई थी पिछले 10 सालों में, एवरेज जो बारिश हुई उससे ज्यादा, और जिसके कारण बम्पर रबी की फसल हुई थी। ठीक है, और खरीफ की फसल में भी काफी अच्छी पैदावार हुई थी। ये पिछले साल 2019 की अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ ये चीजें। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है काफी अच्छा, मतलब यानी कि काफी अच्छी उसमें ग्रोथ हुई या उसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही या सुधार हुआ। जो इसने क्या किया, पास्ट जीडीपी डी ग्रोथ एपिसोड्स वर ऑलवेज अकम्पनीड इफ नॉट, देखो बताया क्या जा रहा है एक्चुअली, जीडीपी का घटना बढ़ना भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जब आपको पता है एग्रीकल्चर अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, तो जीडीपी पे उसका असर क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा उसका। तो इसके बाद ये रिकॉर्ड किया गया है कि फूड ग्रेन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, या रेस्टोरेंट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, ठीक, जो मतलब यानी कि पॉसिबली इवन कॉटन प्रोडक्शन, ये सारी चीजों में मतलब अच्छी पैदावार हुई थी, और इसके कारण ये सारी चीजों में मतलब यानी कि बिना विद द फॉल आउट ऑफ, तो बताया जा रहा है इन सब में एकदम से गैपिंग आ गई, जो ये अच्छी पैदावार हो रही थी, ठीक है, या एकदम से ये सारी चीजें जो चल रही थी बढ़िया, वो एकदम से ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन, ठीक है, के कारण इन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और हमारी इकोनॉमी भी डाउन चली गई है। एक्सपोर्ट ग्रोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम द साइंस फरवरी since February, the manufacturing purchasing manager index pointing to the expansion for a second successive month and total sales rising year on year। देखिए फरवरी तक ये माना जा रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, परचेजिंग है, या मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एक्सपेंशन है ऑटो सेल्स का या जो प्रोडक्शन हुआ था वो सब डे टू डे हमारा इंक्रीज हो रहा था, मतलब उसमें ग्रोथ में दिख रही थी। और इसके लिए ही सरकार ने 3 रिफॉर्म किए थे। वो रिफॉर्म क्या है कि मार्केटिंग की छूट रहेगी, फ्रीडम रहेगी, कहीं भी आ जाकर के सेल कर सकता है, ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड भी उसे छूट दी गई थी कि कितना भी स्टॉक रख सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें 3 रिफॉर्म किए गए। तो अगर इस टाइप का हो गया तो क्या होगा, मतलब एक राइट सिग्नल मिल जाएगा, और इनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आजकल किया जा रहा है, ठीक है, इन चीजों को सही करने के लिए। और अब बारी आती है कि हम लोगों को इन रिफॉर्म को, इन लॉ को लाने के लिए क्या करना होगा। भाई इन लॉ को जो लाया गया है तो सही से हम उन्हें फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया समय पे तो इन रिफॉर्म्स को करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगला है एक कमीशन मिसगाइडेड। एक कमीशन मिसगाइडेड में एक NCPCR के बारे में बताया गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ये संस्था है जो क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है और फैसिलिटेट करता है बच्चों के राइट्स को। ठीक है, और इसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, कि बच्चों की आवश्यकता से नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन, इसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है ये। Amongst the significant power and duties, NCPCR has specially charged with the monitoring of child care institution। NCPCR के अंडर में ही ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन आते हैं, ये इन्हें देखती है और बताती। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑडिट किया गया था और उसमें बताया गया था 2015 में कि NCPCR जो है उसमें कि डायरेक्टेड 8 मजिस्ट्रेट इन 8 स्टेट, ठीक है, 8 राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक डायरेक्शन दी गई थी, एक ऑडिट दी गई थी कि जो सारे चिल्ड्रन होंगे उन्हें भाई छोड़ दो वहां से, मतलब यानी कि छोड़ के उन्हें उनके माँ बाप के पास भेज दो, और तुरंत जल्दी से जल्दी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। तो अगर आप मानो उन बच्चों को, CCI सेंटर के बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या वो सही होगा? एक तरह से तो देखा जाए तो सही है भाई, सब अपने माँ बाप से मिलेंगे, लेकिन नहीं,
कोई किसी चीज के लिए वहां आया, मान लीजिए किसी को खाना नहीं मिल रहा था, किसी के माँ बाप डेली मार रहे थे तो वो उस सेंटर में आया, तो अगर छोड़ दिया जाए तो फिर से वही सारी चीजें, तो हम उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इनमें बताई गई है कि एनसीपीसीआर could have issued its authority and power to issue recommendation to relieve these grave conditions। इन कंडीशन को रिलीव करने के रिगार्डिंग एनसीपीसीआर को क्या करना चाहिए कि अथॉरिटी और एक पावर इशू करना चाहिए। ठीक है, जो क्या करे, चाइल्ड रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उन्हें देखे, उनकी स्ट्रेंथ को चेक करे, उनके रिगार्डिंग फंड क्या होना चाहिए और क्या क्या उन्हें जरूरत है, उन सारी चीजों को मेजर करे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये एनसीपीसीआर का मामला है और इसमें ये बताया गया है कि कमीशन जो है क्या काम कर रही है आजकल, किस हिसाब से मिसगाइड हो रही है। अब देखिए इसमें एक चीज हो रहा है कि सिटीजन्स का जो है, एज सिटीजन्स कंसर्न विद द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के वेलफेयर के रिगार्डिंग और उनके राइट के रिगार्डिंग जो शहरों का कंसर्न की बात करें, सिटीजन्स के नागरिक के कंसर्न की, तो हमें क्या करना चाहिए, डेली रिपोर्ट्स डेटा दलित चिल्ड्रन और यंग वुमन की। देखिए दलित चिल्ड्रन और यंग वुमन की बात आई तो यहाँ पे एक बात उठ के आई अभी कुछ दिन पहले, हथरस वाला केस, वो सेम, ठीक है, जो कि दलित लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया कि, ठीक है, तो वही चीजें बताई जा रही है कि ये सारी चीजें, इनके रिपोर्ट्स कहाँ पे क्या चल रहा है, इनकी जो इरेगुलरिटी चल रही है उन्हें चेक करना पड़ेगा और उनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, उनके चार्ज लेना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें हो पाएगी। ठीक है, देखा जाए तो अनडाउटफुली इसमें कोई कहने की बात नहीं है, सीसीआई नीड्स मॉनिटरिंग और रिफॉर्म। सीसीआई को मतलब सुधार की जरूरत है और मॉनिटरिंग, अच्छे से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अगला है ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस एंड इंसॉल्विंग सिस्टम। ये बिजनेस है गाइस, बिजनेस याद रखें। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर मेंशन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। देखिए इंसॉल्वेंसी होता है क्या है, एक्चुअली दिवालियापन होता है वैसे। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज मेंशन किया है कि जो दिवालियापन है या बैंकरप्सी हो रहा है जो, ठीक है, आईबीसी 2016 के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, की लेजिस्लेटिव रिफॉर्म दैट वुड हेल्प एड इन द पाथ टू सेल्फ रिलायंस ऑन ए हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। मतलब जो आईबीसी ने बैंक दिवालियापन लोगों के लिए जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है कुछ किया है जो, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। इस दिशा में बात की जाए तो जीएसटी ने भी काफी अच्छा किया और कुछ रिफॉर्म्स भी उन्होंने किए हैं जिसके द्वारा ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही है। तो एक चीज है मेक फॉर वर्ल्ड्स प्लेटफॉर्म, मतलब पूरे संसार के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर इन सारी चीजों को देख कर सही किया जा सके और इन रिफॉर्म्स को, जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उन रिफॉर्म्स को और इंप्रूव किया जा सके। He also credited these reforms for the surge in foreign direct investment into India in 1920। क्या किया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने एक रिफॉर्म्स किया है 1920 इंडिया के लिए, ठीक है, कि कैसे क्रेडिट हो, और जो नियरली 74 बिलियन डॉलर के लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि पिछले साल से 20% ज्यादा था। तो दो कितना खर्च किया गया उसमें। ठीक है, तो ये जो खर्च है, ठीक है, और मेन चीज और है, आईबीसी फोकस किस पे करती है, आईबीसी जो फोकस करती है लिक्विडेशन। मान लीजिए किसी ने कोई लोन लिया और वो नहीं दे पा रहा, तो ये थोड़ी उसी प्रॉपर्टी बेच के पहले उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढती है, एक टाइम बाउंडेशन देती है, एक रेजोल्यूशन पास करती है, अगर फिर नहीं होता है तो फिर लिक्विडाइजेशन पे वो जोड़ देती है। ठीक है, और इट हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड कॉन्फिडेंस, ये लोगों में एक इससे विश्वास भी पैदा करती है। मान लीजिए अगर मान लो आपके डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेच के आपसे सामान की वसूली कर ले, तो क्या आपको विश्वास होगा? लेकिन बैंक आपको टाइम दे रही है, तरीका बता रही है, इट मींस टू से दैट दे वांटेड टू गेट योर कॉन्फिडेंस, कि वो आपको विश्वास पाना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया अनफॉर्चुनेटली सफर्स फ्रॉम ए सीरियस बैकलॉग इन कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस की भी बात करें तो आज के टाइम में 4 करोड़ मैटर ऐसे हैं जो फाइनल जजमेंट के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। 4 करोड़ केसेस गाइस, 4 करोड़ केसेस जो है वो कम नहीं होते। ठीक है, और एवरेज में देखा जाए तो 1445 डेज के अंदर एक एनफोर्शन, सॉरी, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी एनफोर्स्ड, मतलब यानी कि 1445 दिनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एनफोर्समेंट के लिए, और ताकि उस पे 31% जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है उसे भी जो देखना चाहिए कि 31 जो इतना ज्यादा खर्च है वो क्यों है। ठीक है, और मतलब जो ये खर्चा हो रहा है या इतने दिन की बात की जा रही है कि 1445 दिनों में मात्र मतलब बहुत कम केसेस हो पाते हैं सोल्व, और उन पे 31% मतलब यानी कि काफी ज्यादा खर्चा लग जाता है। ठीक है, जो कि काफी अनअक्सेप्टेबल है, अमाननीय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द माइनर ऑफेंसेस। होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई छोटा सा अपराध किया और उसके आपने एक बिजनेस खोल रखा है, एक छोटा सा अपराध किया और आपको जेल जाना पड़ जाए,
तो ये माइनर ऑफेंसेस जो है ना, और आप जेल जाएंगे तो आपकी भाई इंसल्ट होगी तो आप समझ सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। तो सो गाइस, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो माइनर ऑफेंसेस है ना उसे माफ कर दिया है, ठीक है, कि ठीक है आप माफ, ये भी नहीं कि उसके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज कर दी इस टाइप से। और पॉजिटिव पॉइंट्स की कुछ बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडेक्स, इंडिया की जो रैंकिंग है वो सुधर कर 2019 में 52वें नंबर पे आ गई है, जो कि 2018 में 108वें नंबर पर थी। और रिकवरी रेट की बात करें तो 26.5% 2018 में था, जो कि 2019 में 71.6% हो गई, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है, ठीक है। इस हिसाब से ये आपके गाइस आज का जो सेशन है यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और पीडीएफ, इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिसके बारे में डिस्क्राइब हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज ज्वाइन अस।